जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। कल ड्यूटी की वजह से कल ऑफ रहा था, परंतु आज आपका कंटिन्यू क्लास आज के बाद लगातार चलते रहेगा। थोड़ा दिक्कत इस चीज़ का हो रहा है कि कैमरा मैन मेरा किसी कारण बस वो घर चला गया, जिसके कारण कैमरा भी हमें को संभालना पड़ रहा है और पढ़ाना भी हमें को पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कठिनाई होती रहती है। देखिए आज आपका स्टार्टिंग होगा आपका श्वसन, ठीक है। ये भी 2 दिन लगेगा, ये 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। आपका लगभग ये तीसरा चैप्टर है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या चाहिए। हाँ, एक और चीज़ देखिए, श्वसन हमें क्यों जरूरत है, श्वसन का हमें जरूरत क्यों है, समझिएगा ध्यान से। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन से मुख्य रूप से एक तरह समझिए क्या मिल गया आपका, ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि होगा C6H12O6, ठीक है। और क्या आता है कि श्वसन देखिए क्या करता है, श्वसन से हमें क्या मिलता है आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। यह ऑक्सीजन ही एक ऐसा चीज है जो इस ग्लूकोज को तोड़ सकता है और कोई गैस इसको नहीं तोड़ पाएगा। कौन तोड़ सकता है? ऑक्सीजन ही। जब ग्लूकोज को तोड़ेगा तो क्या बनेगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा आपका, ये जल बनेगा। ये समीकरण अक्सर रिपीट होते रहेगा, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अगर ऊर्जा बन रहा है किसके कारण से, ये दोनों के कारण से। इसलिए हमको, इसलिए क्या चाहिए, हम लोग को भोजन भी ग्रहण करना जरूरी है और श्वसन भी करना जरूरी है। लोग अक्सर पहले हम लोग भी कंफ्यूज होते थे किसके कारण से ऊर्जा, परिभाषा जब याद करते थे ना कि श्वसन से ऊर्जा बनता है कि भोजन से ऊर्जा बनता है। ऊर्जा दोनों की ऊर्जा दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर यदि एक नहीं रहा, ग्लूकोज नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन किसको तोड़ेगा, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा, ठीक ना। दोनों कॉम्बिनेशन करके क्या बनाता है, शरीर के लिए ऊर्जा बनाता है, ठीक है। चलिए क्या चाहिए, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा, पिगमेंट मतलब क्या होता है, रंग यानी वर्ण, ठीक ना। कौन है, हीमोग्लोबिन है। हम चलिए एक डिटेल्सिंग रूप से हम बताते हैं इस चीज को, ठीक है। आप उस चीज को थोड़ा समझिएगा ना, तो उसके बाद आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा ये क्या है नहीं है। पहले चलते हैं थोड़ा सा डिटेल्स की ओर चलते हैं, उसके बाद ये चीज का दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। चलिए अब यहाँ आते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे अभी तक हम लोग जो भोजन जो पाचन चैप्टर था उसमें हम समझ रहे थे, पढ़ रहे थे कि पाचन का जितना भी पार्ट्स था, पाचन में जो शरीर का अंग काम कर रहा था उसके बारे में पढ़ रहे थे। और इसके बारे में पढ़ रहे थे, मुंह के बारे में पढ़ रहे थे, इसोफेगस जिसको ग्रासनली के बारे में पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद भोजन कहाँ आता था, स्टोमच यानी पेट जिसको आमाशय कहते हैं, वहाँ उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या, छोटी हाथ के बारे में पढ़े। उसके बाद क्या होता है, बड़ी हाथ के बारे में पढ़े। उसके बाद इसका कहानी खत्म हुआ। साइड से जो भी एंजाइम या एक तरह से पित्त रस दे रहा था, जो रस दे रहा था उसके बारे में पढ़े, कौन कौन था। साइड से यकृत था और पेनक्रियाज था, ठीक है, अन्य था। इस सब के बारे में पढ़े। उसी तरह से श्वसन के दौरान जो शरीर का अंग जो काम करेगा, जो पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। समझिएगा ध्यान से कि जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, समझिएगा ध्यान से। अक्सर देखिए हम लोग क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, समझिएगा देखिए, ये हो गया आपका मुंह, ठीक है, ये हो गया नाक। ये जो नंबरिंग दिया गया है, पहले से हम फिगर इसलिए बना लेते हैं, अन्यथा फिगर बनाने में समय लगता है। आपको पता चलेगा 20 मिनट तक हम फिगर ही बना रहे हैं और समझाएंगे, इसलिए हम नंबरिंग सब कुछ कर दिए हैं एक तरह से। बाद में देखिए आप लोग भी समझ सकते हैं स्क्रीनशॉट करके, समझिए ध्यान से। ये जो तरह से क्या होता है, नाक से क्या हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण हवा करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण हवा करते हैं। उस हवा में क्या होता है आपका, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 78%। ऑक्सीजन कितना आता है, 21%। CO2 कितना आता है, 0.03%। और अन्य गैस होता है, ठीक है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, जैसे हवा ग्रहण किए तो अब देखिए ये कहाँ पहुंचेगा, हवा भी पहुंचेगा यहाँ पे, क्या नंबर पे, 2 नंबर पे। नाक के द्वारा भी करेंगे 2 नंबर पहुंचेगा, मुंह के द्वारा भी ग्रहण करेंगे 2 नंबर पहुंचेगा, ठीक है। इस 2 नंबर को क्या कहते हैं हम, ये हो गया आपका ग्रसनी यानी फायरिक्स। समझिएगा ध्यान से। अब हवा देखिए नाक से लेना फायदेमंद है कि मुंह से लेना फायदेमंद है, फायदेमंद नाक से इसलिए होता है कि नाक में क्या होता है कि बाल होता है, जो कि क्या करता है कि जो गंदगी जो होता है उसको रोकता है। और उसमें श्लेष्मा भी पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या करता है, कीटाणु को अपने में समेटने का काम करता है। उसके साथ साथ उसमें शरीर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, वो क्या करता है, नाक के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, वो क्या करता है, जो नाक के अंदर से जो भी पास से गुजरता है, जो भी हवा, ठीक ना, उसको गर्म करने का काम करता है। देखते होंगे कि बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक ना, तो आपको क्या होता है कि जो ना कान में आपको ठंड लगेगा, कान के अंदर हवा जाएगा ठंड लगेगा। लेकिन आपको नाक से कितना भी सांस लीजिएगा, कितनों भी ठंड में आपको ठंड का अनुभव नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं हम, यही कारण से हम लोग नाक से हवा लेने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए हवा कहाँ तक पहुंचा, 2 नंबर तक पहुंचा। 2 नंबर में 2 छेद है, कौन कौन सा है, एक ये है और एक ये है। ये जो है आपका, ये है आपका ग्रासनली, एसोफेगस। ये ग्रासनली को कौन है, ये है आपका एसोफेगस, जिसमें क्या होता है, भोजन जाता है, ठीक ना। ये जो आगे का जो पार्ट ये जो दिख रहा है, ये आपका होता है सांस वाला, इसके पीछे होता है, इसके
पीछे होता है कौन, ग्रास नली भोजन वाला पाइप, ठीक ना। ये अगला हो गया श्वास वाला पाइप, उसके पीछे हो गया भोजन वाला पाइप। वो अगला हो गया श्वास वाला पाइप, ये पीछे वाला क्या हो गया, भोजन वाला पाइप, ठीक ना। इसके द्वारा इस तरह से ये प्रक्रिया सब संपन्न हुआ, भोजन का प्रक्रिया संपन्न कर लिया। तब हमको इस नली के बारे में ज्यादा जानना नहीं है, क्योंकि इस ग्रास नली, इस नली के बारे में टोटल जान चुके हैं हम एनएस पार्ट तक, ठीक है। अब हमको जाना है श्वसन के बारे में। तो नॉर्मली समझिएगा आप एक चीज देखिए, हम भोजन भी ग्रहण करते हैं तो वो भी कहाँ आएगा, 2 नंबर पे। ऑक्सीजन जो हवा भी ग्रहण करते हैं वो आता है 2 नंबर पे। तो अब देखिए यहाँ पे निर्धारण कौन करता है कि भाई हवा इधर जाएगा, भोजन इधर जाएगा। इसका निर्धारण करता है आपका ये एपिग्लोटिस। ये 3 नंबर क्या है आपका, देखिए 3 नंबर में एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो खुला रहता है, वह हवा इधर से आएगी, इधर से घुस जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे भोजन आएगा ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ढक देता है। ऐसे क्या था, झुक जाता है। झुकेगा तो इसको क्या कर दिया, ये ढक दिया। जब ढक दिया तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया बंद, और कहाँ भोजन चल जाएगा, इसके अंदर से भोजन चला जाता है, ठीक है। बाय द वे कभी कभी इसको कौन नियंत्रित करता है, एपिग्लोटिस को कौन नियंत्रित करता है, आपका मस्तिष्क नियंत्रित करता है। वही अब क्या होता है, भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं और सोचते कुछ और बात है, ठीक ना। खाते वक्त किसी और चीजों के बारे में हम सोचते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये एपिग्लोटिस जो है ना नियंत्रण खो देता है। भाई हम झुके या स्थिर रहे, झुके या स्थिर रहे, क्या दिमाग इसको सूचना नहीं दे पाता है, क्योंकि आप तो सोच रहे कोई और चीज को। तो उसी दौरान क्या होता है, भोजन का कुछ कण क्या होता है, अंदर चला आता है। अंदर चला आता है तो आप एकाएक जोर से हिचकते हैं, ठीक ना। आप लोग क्या कहते हैं एक तरह से, या हम लोग भी क्या कहते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है। याद हमको कोई नहीं कर रहा है, ठीक ना। हमारा ब्रेन खाने वक्त किसी दूसरे चीज को सोच रहा है, जिसके कारण ये समस्या होती है, इधर भोजन आ जाता है। तो ठीक है, चलिए अब देखिए इस तरह से जो इधर से भोजन जा रहा था उसको ग्रास नली कहते हैं। यहाँ जो श्वास यानी हवा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हवा जो इधर आ रही थी, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ये 6 नंबर पार्ट क्या है, ये ट्रेकिया है। कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या कहेंगे हम, ट्रेकिया कहेंगे, जिसको ट्रेकिया को हिंदी में क्या कहते हैं, श्वास नली। हिंदी इंग्लिश दोनों याद करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यह जो 5 नंबर को बीच में क्या आ रहा है, ये 5 नंबर जो है ये आपका क्या है, लैरिक्स है, जिसको आप स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक ना। स्वर यंत्र जैसे ना होता है, किसी का गला का आवाज अलग अलग होता है, मेरा कुछ अलग आवाज होगा, आपका कुछ अलग आवाज होगा, किसी और अन्य आदमी का अलग आवाज होगा, सबके गले का आवाज अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैरिक्स, जिसको क्या कहते हैं हम, स्वर यंत्र, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, हवा इस माध्यम से यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद क्या होता है, ये नली जो है 2 भाग में बंटता है, एक इधर होता है, एक इधर। ये जो 2 भाग में जो बटा, एक पार्ट यहाँ तक इधर, एक पार्ट इधर बटा, एक पार्ट इधर बटा, ये दोनों भाग को क्या कहते हैं हम, ब्रोंकाई कहते हैं। दोनों भाग को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। देखिए 7 नंबर को क्या कहते हैं, 7 नंबर को ब्रोंकाई कहते हैं, और हिंदी में इसको वायु कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वायु कोष्टक। इसको भी यो 7 नंबर, यो 7 नंबर, मैंने इसको भी वायु कोष्टक क्या कहेंगे, इसको भी वायु कोष्टक क्या कहेंगे, ठीक ना। वायु कोष्टक, दोनों वायु कोष्टक हो गया। फिर उसके बाद यही वायु कोष्टक, इधर का जो एगो वायु कोष्टक है, यह बहुत भाग में बढ़ जाता है, ठीक ना। लगभग जो है ना देखिए समझिए ध्यान से, यह क्या था, बहुत भाग में बढ़ जाता है इधर। यह जो 1 जो 3 4 इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 बहुत अन्य भाग में बढ़ता है। तो ये भाग में बढ़ना क्या कहलाता है, ये कौन सा चीज हो गया, ये हो गया ब्रोंकोलियस। क्या हो गया, ब्रोंकोलियस, यानी हो गया वायु कोष्टक में, तो यानी ब्रोंकाई हो गया, ये ब्रोंकोलियस, इसको वायु कोष्टिका कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, क्या दोनों देता है, ठीक ना। मतलब ब्रोंकाई का अन्य अलग अलग भागों में बटना, वो क्या कहला, बटा हुआ भाग क्या कहलाता है, ब्रोंकोलियस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये पार्ट हो गया ब्रोंकोलियस। हाँ, अब ये जो है ये गोल गोल एक तरह से क्या अंगूर के तरह रहता है। कैसा रहता है, ये अंगूर के तरह दिखने में रहता है, ठीक ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये का नंबर हो गया, ये गोल गोल 9 नंबर। तो 9 नंबर को क्या कहते हैं, वायु कुपिका। क्या कहते हैं, वायु कुपिका, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्वुलाई। क्या कहते हैं, एल्वुलाई। और एक होता है बिली विलाई। विली विला हो गया आपका जो है ना पाचन तंत्र में छोटी आंत में जो भोजन का शोषण करने का काम करता है, ये है आपका एल्वुलाई। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक ना। उसके बाद यह जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा को चारों तरफ से कवरिंग करता है। कौन करता है, कवरिंग, एक तरह से कवरिंग करने का काम करता है। उसको क्या कहते हैं, पुलरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलरा कहते हैं, ठीक ना। और वही पुलरा के बीचों बीच क्या होता है, एक द्रव पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं हम, पुलरल फ्लूइड कहते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं, तो आप एक तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए इसको हटा ही देते हैं, इसका काम ही नहीं है। चलिए अब समझिए, ये क्या होगा, जो अंदर में जो बीचों बीच जो द्रव पाए थे उसको पुलरल द्रव कहते हैं। और एक तरह से ये जो दीवार जो है इसको क्या कहते हैं हम, फुफ्फुसा आवरण कहेंगे, या इसको पुलरा कहेंगे, ठीक है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ तक क्या हो गया कि हवा आप नाक से ग्रहण किए, नाक से कहाँ गया, फेरिक्स में, फेरिक्स से कहाँ आया,
ट्रेकिया में किससे होते हुए, लैरिक्स से होते हुए ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद क्या आया, ब्रोंकाई में आया, ब्रोंकाई के बाद किधर गया, ब्रोंकोलियस में गया, ब्रोंकोलियस के बाद कहाँ गया, ये वायुकुपिका या इसको क्या कहेंगे हम, एल्वुलाई में आया। ठीक है, अब यहाँ तक आपका हवा का हवा पहुँच चुका है, यहाँ तक आपका हवा पहुँचा है। हवा मतलब ये तीनों पहुंचा है, नाइट्रोजन भी पहुंचा, ऑक्सीजन भी पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचा है, और जो भी अन्य गैस सब पहुंचा कहाँ तक, वायुकुपिका यानी एल्वोलाई तक। अब यही एल्वोलाई जो है, इसी एल्वोलाई के बाद क्या होता है कि हवा जो होता है वो क्या करता है कि रक्त में जाने का काम करता है। देखिए समझिएगा ध्यान से, बाद में देखिए कि एक इसको और बढ़ा देते हैं जैसे, ठीक है, बाद में एक तरह से हो गया, ये हो गया एक तरह से, समझिए ध्यान से। अब इसी को हम थोड़ा और विस्तृत करते हैं, उसी का समझिएगा कि एक पार्ट है और इसी को समझने का कोशिश कीजिएगा, इसी को हम जूम कर रहे हैं, इसी को समझिएगा ध्यान से। चलिए साइज का क्या हो गया, एल्वोलाई हो गया। देखिए ये अंगूर के साइज का एल्वोलाई हो गया। यहाँ तक क्या पहुंचा था आपका, हवा पहुंचा था। हवा मतलब क्या पहुंचा था, नाइट्रोजन कितना था 78%, ऑक्सीजन कितना था आपका 21%, CO2 कितना था आपका 0.03%, ठीक ना। इसी एल्वोलाई के बगल से नजदीक से रक्त वाहिका यानी नस गुजरता है। क्या गुजरता है, नस गुजरता है, ठीक है, ये नस जैसे गुजर रहा है इसी के बगल से। अब यहाँ पे होता है क्या चीज, ये दोनों के जैसे पास से सटता है तो यहाँ पे एक छिद्र, छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक ना। इसको हम अर्ध पारगामी झिल्ली कहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ पार करने वाला, ठीक ना। अब वो तब पार करेगा जब उस पर प्रेशर बनेगा। अब नॉर्मली आप समझ सकते हैं, यह देखिए नाइट्रोजन जो होता है, ठीक ना, नाइट्रोजन को एक्सेप्ट हमारा शरीर नहीं करता। हमारे शरीर का कौन सा पार्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, हीमोग्लोबिन। कौन, हीमोग्लोबिन जो होता है यही क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। देखिए यह हीमोग्लोबिन जो होता है यह नाइट्रोजन को क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। तो नाइट्रोजन जितना प्रतिशत शरीर के अंदर आता है उतना नाइट्रोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। जितना नाइट्रोजन आया उतना नाइट्रोजन चला गया। अब समझिएगा ध्यान से, अब कितना है, ऑक्सीजन कितना है 21% है, ठीक है। तब किसका पावर बेसी है, अब क्यों किस, देखिए समझिए ध्यान से, अक्सर जो भी कोई भी चीज होता है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करने का काम करता है। वायुमंडलीय जो भी चीज, जैसे देखिए आप गुब्बारा क्या करते हैं, गुब्बारा को फूक फूक के आप फुला देते हैं, क्यों, क्या करते हैं, मुंह के द्वारा उसमें हाई प्रेशर देते हैं तब वो फूलता है। उसके बाद फिर जैसे उसका जो मुंह खुलता है तो फिर क्या होता है, उसमें हाई प्रेशर बन जाता है, फिर वो फिर लो प्रेशर की ओर आता है। अक्सर कोई भी चीज क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। अब यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर हो गया हाई, कितना है 21 है, ठीक ना। तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, इससे तो हाई है ना, तो हाई प्रेशर इसका, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दीवार को छेद को पार करके किसमें आकर के मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन। किसमें मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन आपका 4 गो ऑक्सीजन का अणु लेकर के गमन करता है। क्या गो, 4 गो ऑक्सीजन लेकर के गमन करता है। उसके बाद इस हीमोग्लोबिन के साथ कौन कौन मिल गया, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस तरह से गमन करेगा। ये कहाँ पहुंचेगा, समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे क्या था, ये लगभग सभी कोशिकाओं पर पहुंचेगा। क्या था, लगभग शरीर में जितना कोशिका है वो सब कोशिका के पास पहुंचने का काम करेगा। कौन, ये आपका ऑक्सीजन। अब समझिएगा ध्यान से, यह जो शरीर का जो सभी कोशिका है, आपको हम बताए थे भोजन से जो ग्लूकोज मिलता है वो भी कहाँ पहुंच रहा था, सब कोशिका के पास, बोले थे माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच रहा था, ठीक ना। तो अब देखिए भोजन से ही कोशिका में क्या मिल गया था, ग्लूकोज मिल गया था, C6H12। ओहो बड़ा फिगर, चले देखिएगा, ठीक है। यहाँ ये कोशिका, ये क्या आपका, ये कोशिका है। शरीर के सभी कोशिका में यही रिएक्शन होता है, ठीक ना। ये ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, इधर भी ऑक्सीजन आया, ठीक है। इसको कौन लेके आया, हीमोग्लोबिन लेकर के आया। अब समझिए ध्यान से, शरीर ऑक्सीजन कोशिका में पहले से मौजूद था कौन, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब इसको कौन तोड़ेगा, आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे तोड़ेगा क्या बनेगा, ATP के रूप में ऊर्जा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। इस ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर कर लेगा। यह जो जल बनेगा यह क्या होगा, मूत्र के सारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यह जो ऑक्सीजन देखिए, इसमें ऑक्सीजन क्यों प्रवेश कर पाया था, इस कोशिका में। यहाँ क्या था, आपको क्या बताते हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या था, अधिक था। ऑक्सीजन का प्रेशर अधिक होने का कारण क्या हो गया कि यहाँ भी ऑक्सीजन का प्रेशर अधिक है, पावर अधिक है, तो यहाँ भी क्या करेगा, कोशिका के दीवारों में भी छेद करके ऑक्सीजन घुस गया था, ठीक ना। लेकिन अब क्या है, देखिए ऑक्सीजन तो जितना आपके पास, इसके पास ऊर्जा था वो क्या किया, ग्लूकोज को तोड़ने में खत्म कर दिया। इसके पास अब ऊर्जा बचा नहीं, यह क्या हुआ, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब शरीर में अंदर, शरीर के अंदर कौन सा गैस बचा, मुख्य रूप से कौन सा गैस बचा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचा। अब इस गैस का ना वैल्यू बढ़ गया बहुत ज्यादा,
इसका प्रेशर अधिक हो गया, ठीक है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या अधिक हुआ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि कोशिका उससे क्या होता है, ये बाहर निकल के ये क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली होता है, इसमें आर पार कर सकता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इससे बाहर निकल के कहाँ चला जाता है, ये फिर रक्त वाहिका में पहुंच जाता है। रक्त वाहिका मतलब नस में पहुंच जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इस रास्ते से, किस रास्ते से, फिर इस रास्ते से होते हुए क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस रास्ते से होते हुए ये कहाँ चलाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चलाता है। और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अधिक होता है, तो क्या होता है ये और यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसका इसमें कितना बात समझिए ध्यान से, यह कितना प्रतिशत ऑक्सीजन था, 4% ऑक्सीजन था ना, मतलब कि देखिए इसमें क्या समझिए ध्यान, 4% मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन कुल प्रतिशत में 21 था, लेकिन यह अंदर जो प्रवेश करेगा वह 4% अंदर प्रवेश करता है, या 17% क्या आता है, यह बाहर ही रह जाता है, ठीक है। अब 4% जो गया था वही टूटा ना, इसका मतलब वह 4% किसका 4% बढ़ा दिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड का 4% बढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा हुआ कितना, 4% है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना 0.03% है। ये क्या होगा, पार करके क्या होगा, इसके पास मिल जाएगा। तो अब जो है देखिए, समझिए, देखिए अब उसमें समझिए, नाइट्रोजन 78% आने वक्त भी था, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत था आने वक्त, 21% आने वक्त था, ठीक है। और CO2 आने वक्त कितना था, 0.03%। लेकिन अब समझिएगा ये आने वक्त, लेकिन जब जाने की बारी आएगी तो नाइट्रोजन जैसा का तैसा चला जाएगा, नाइट्रोजन जैसा का तैसा चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन कितना हुआ, 4% अंदर घुस गया था 21%, 4% अंदर घुस गया था, तो बचा कितना 17%। ऑक्सीजन जाएगा कितना, 17% बाहर जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड में 4% इसी वाला जुटेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितना प्रतिशत हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाएगा बाहर, 17%, 4% बाहर जाएगा। तो इसी प्रकार से एक जो प्रक्रिया चलता है, ये कहाँ होता है, ये हो गया आपका एल्वोलाई हो गया, यानी वायुकुपिका हो गया, वहाँ से क्या होता है, ये रक्तवाहिका होता है, ठीक ना। उसमें क्या होता है, प्रवेश करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जा करके ऑक्सीजन कौन ले लेता है, हेमोग्लोबिन लेकर के जा करके ग्लूकोज को तोड़ता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वही नस क्या होता है लेकर के आकर के फेफड़ा में छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से फिर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया समाप्त होती है। चलिए अब इसमें एक और चीज क्वेश्चन आता है कि आगे देखिएगा, प्रश्न आएगा इसमें कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन का क्या नेचर है, इसका नेचर समझिएगा ध्यान से। इसका सबसे अधिक ये आकर्षण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पे, किस पे, कार्बन मोनोऑक्साइड पे, ठीक ना। उसके बाद आपका जो है ना ऑक्सीजन पे आकर्षण होता है, सबसे ज्यादा उसका जो आकर्षण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पे। मतलब समझिएगा ध्यान से, अभी तक तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा था, ठीक है, कौन लेकर जा रहा था, हीमोग्लोबिन। लेकिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से प्राप्त है, कोयला का धुआं हो गया, बाद में से देखिए कोई गाड़ी का धुआं हो गया, ठीक ना, तो जैसे गाड़ी मोटर चलता है उस सबका धुआं या कोई भी धुआं है लगभग, ठीक ना, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। यदि आप उस धुआं क्षेत्र में आप जो है सांस ले लिए तो उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे आएगा फेफड़ा में, ठीक ना, ये जो एल्वोलाई है जैसे वहाँ आएगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उसको खींच लेगा, उसको बुला लेगा। ऑक्सीजन रहे कहीं उससे मतलब नहीं रहेगा, उस समय किसको लेके चल देगा हीमोग्लोबिन, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा ऐसे 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 करके, जैसे ऑक्सीजन आया था, ऑक्सीजन को लाया था ऐसे करके लाया था, सेम वही ना समझ लेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को इस प्रकार से ला करके बाय द वे वो कोशिका में डालता है। तो हम आपको बोले थे कि ग्लूकोज को तोड़ने का काम सिर्फ ऑक्सीजन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ग्लूकोज को तोड़ पाएगा। जब नहीं तोड़ पाएगा तो क्या ऊर्जा बनेगा, उसमें क्या होगा, आपके कोशिका में ऊर्जा भी नहीं बनेगा। जब आपके कोशिका में ऊर्जा नहीं बन रहा है, शरीर का जितना भी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, सब कोशिका मेहनत कर करके पूरे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा देता है, ठीक ना, तब हम काम कर रहे हैं। अब ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, आपका शरीर का अंग काम करना बंद कर हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क, शरीर क्या होता है, बॉडी क्या होता है, काम करना बंद कर देगा, तो इसको क्या कहते हैं, शरीर कोमा में चला गया है, दिमाग भी खत्म हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। इस प्रकार इस अवस्था को क्या कहते हैं, कोमा में चल जाना। ये सब पूछा भी जाता है, सब जितना भी समझाएगा, यदि इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आगे फिर कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बैक अब जाते हैं इस चीज़ पे। अब देखिएगा क्या प्रश्न था, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है कौन कौन, देखिए क्लोरोफिल, मेलेनिन, रोडोप्सिन और हीमोग्लोबिन। अभी हम तुरंत बताए आपको यह क्या होता है कि श्वसन के दौरान कौन काम आता है, आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन समझिए ध्यान से, आपको बोले थे कि एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन लेके जाता है, 4 ऑक्सीजन लेकर के जाता है। तो अब पिगमेंट इसको किस लिए कहते हैं, ठीक ना, पिगमेंट क्या कहते हैं, पिगमेंट मतलब वर्णक क्यों कहते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। यह जो हीमोग्लोबिन होता है, यदि इसको पूरा हिंदी में लिखेंगे तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन, तो हीमो क्या हो गया, ये होता है आयरन, ये क्या होता है, आयरन यानी लोहा, ठीक ना। ये ग्लोबिन तो हो गया आपका प्रोटीन, ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन। तो देखिए आपको हम बताए थे कि जब ये एल्वोलाई से क्या होता है, यहाँ से बगल से जो नस गुजरता है, तो इसमें क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ कौन मर्ज हो जाता है, आपका
ऑक्सीजन मर्ज होता है, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है ना। अब क्या होता है कि इस हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन जो जुड़ता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है इस आयरन के साथ, किसके साथ, इस आयरन के साथ क्या आता है, ये जो ऑक्सीजन जो जुड़ता है तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। तो ये आयरन ऑक्साइड जो होता है ये किस कलर का होता है, ये लाल कलर देता है। ये कौन सा कलर देता है, ये लाल कलर देता है। जंग जो लगा हुआ आता है, देखते होंगे जंग लगने पर लाल हो जाता है, वो भी क्या होता है, लोहा, जो लोहे में जंग लगता है, इसे लोहा क्या होता है, आयरन होता है, उसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, इसके कारण फिर लोहा के दिखने लगता है, लाल दिखने लगता है। सेम वही रिएक्शन यहाँ पे भी होता है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है, हम लोग का रक्त जो होता है लाल होता है, ठीक ना। इसलिए बोला जाता है हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाता है, जो ना श्वसन पिगमेंट कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, आपको बताए थे, पहले पढ़ाए हुए थे, जो आयरन है, आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए आपको मांस खाना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में मांस हो गया। उसके साथ आपको पालक का जो है ना, पालक का जो साग है वो सब जो है, या उसके साथ साथ हरा पत्तेदार सब्जियां है वो सबको ग्रहण कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में आयरन का मात्रा बढ़ेगा। अब देखिए अगला सबके बारे में देखते हैं। अगला क्या है आपका रोडोप्सिन। क्या है, रोडोप्सिन। अब समझिएगा ध्यान से। हमारा जो आँख जो होता है, आँख में क्या आता है, दो प्रकार का कोशिका आता है। आँख में क्या प्रकार का कोशिका आता है, दो प्रकार का कोशिका आता है, ठीक ना। एक होता है रोड सेल्स, कौन सा होता है, एक रोड सेल्स। रोड सेल्स जिसको क्या कहते हैं हम लोग, शंकु कोशिका। क्या कहते हैं हम लोग, शंकु कोशिका, ठीक है। और दूसरा आपका होता है कौन सेल। दूसरा कौन होता है, कौन सेल्स। कौन सेल्स को क्या कहते हैं, शलाका कोशिका, ठीक ना। अब समझिएगा ध्यान से, यह जो शंकु कोशिका जो होता है, इसमें कौन सा एक तरह से वर्णक पाया जाता है आपका, यही रोडोप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है रोडोप्सिन। क्या पाया जाता है, रोडोप्सिन। यही रोडोप्सिन की मात्रा अगर यदि अधिक हो, किसमें, इसमें शंकु कोशिका में रोडोप्सिन की मात्रा अधिक हो तो क्या होगा, आपको संपूर्ण रूप से सही से दिखेगा। यही रोडोप्सिन कम हो जाता है तो आपको जो रोडोप्सिन करता क्या चीज़ है, जिससे कम प्रकाश है, जहाँ पे आपको प्रकाश सही से रूप से नहीं मिल पा रहा, ठीक ना, वहाँ पर भी देखने में मदद पहुँचाता है। कौन, ये आपका रोडोप्सिन। वही रोडोप्सिन आपका हो जाएगा कम, तो इसका मतलब आप क्या होगा, कम प्रकाश में आप देख नहीं पाइएगा। इस जो यदि एक रोग के बारे में आपको बताए थे, कौन सा, तो रतौंधी में भी क्या होता है, कम प्रकाश में नहीं देख पाता है, ठीक है। और एक जो विटामिन ए जो बोले थे, विटामिन ए खाने से क्या होता है, आपका रतौंधी ठीक होता है। इसका मतलब यह होता है विटामिन ए क्या करता है, इस रोडोप्सिन को क्या करता है, पिगमेंट को यह बढ़ाने का काम करता है, ताकि क्या हो कि आप जो कम प्रकाश हो उसमें भी आप सही रूप से देख पाए, ठीक है। चलिए, यह कौन सेल से शलाका कोशिका जो होता है, इसमें जो कोशिका पाता है ये क्या करता है, आपको रंग को पहचानने का आपके पास क्षमता प्रदान करता है। कौन कौन सा रंग है, एक तरह से ये उजला रंग दिख रहा है, ये लाल रंग दिख रहा है, ठीक ना, ये काला रंग दिख रहा है। तो जो भी आप रंग आंखों से देख पा रहे हैं वो चीज़ कौन बताता है आपको, ये शलाका कोशिका बताता है, ठीक ना। और कलर विजन भी जो कहते हैं, यदि शलाका कोशिका में कोई तरह की समस्या होता है, आपको कलर विजन इसी के कारण से होता है। आर्मी सब में जो डिफेंस विभाग होता है उसमें क्या होता है कि ये कलर विजन जाँच किया जाता है। चलिए, अब अगला है आपका मेलेनिन। मेलेनिन के बारे में एक चीज जान लीजिए कि जिसके शरीर में, ठीक ना, मेलेनिन की मात्रा अधिक हो, ठीक है, तो उसका त्वचा क्या होता है, वो काला हो जाता है। त्वचा क्या होता है, काला। यह त्वचा का एक समझ लीजिए पिगमेंट है, यानी वर्णक है। तो त्वचा को रंग प्रदान करने वाला है। यदि मेलानिन की मात्रा अधिक हो तो त्वचा क्या हो जाएगा, काला होगा। मेलानिन की मात्रा कम हो जाएगा, ठीक ना, तो उसका त्वचा क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। देखिए, मेलानिन से फायदा क्या होता है हमारे शरीर में, यदि आपके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक हो तो जो सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित जो एक तरह समझ लीजिए जो किरण है, जो आपके त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे बचाता है। कौन, यह मेलानिन, ठीक ना। इसलिए काला होना भी फायदेमंद है। चलिए, अब देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में हम बताए थे कि तीसरा बार रिपीट हो रहा है। चलिए समझिए ध्यान से, जब भोजन ग्रहण करता है, पौधा जब क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, उस समय यही क्लोरोफिल होता है जो कि वायुमंडल से, यह क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, यह पौधे के पत्ते में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधे के पत्ते में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, आपका ये क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्या करता है कि यही क्लोरोफिल क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और क्या करता है, ये तो जल तो मिलता है आपको जड़ से पौधा का, और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। कौन, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, यही क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ये प्रक्रिया करवा करके ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। किसके लिए, पौधे के लिए। देखिए, ऊर्जा शरीर में हम लोग के बॉडी में हो या पौधे की बॉडी में हो, ठीक ना, दोनों में ऊर्जा किससे बनेगा, आपका ये ग्लूकोज से ही बनेगा। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम भी ऑक्सीजन लाते हैं भाई, वो भी ऑक्सीजन लाता है, ठीक ना। तो वो भी जो श्वसन करेगा तो वो क्या लाएगा, ऑक्सीजन लाएगा। कौन, पौधा। आप समझिएगा ध्यान से, इस रिएक्शन के दौरान कुछ ऑक्सीजन भी, बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होता है और उस ऑक्सीजन को क्या करता है, पौधा
वायुमंडल में छोड़ देता है, ठीक ना। लेकिन हाँ, जब उसको जरूरत पड़ता है कि हमको भी ग्लूकोज को तोड़ना है, तो उस समय वो भी क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ही लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही गैस है जो कि ग्लूकोज को तोड़ सकता है, ठीक ना। तो इसलिए क्या करता है, श्वसन के दौरान वो भी क्या लगता है, ऑक्सीजन लेता है। अब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ दिया, ठीक ना, तोड़ने के बाद ये भी क्या बनाता है, सेम हम लोग की तरह ही एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सेम प्रोसेस इधर होता है। अब समझिए ध्यान से, बहुत का कंफ्यूजन होता है कि पौधा क्या करता है कि जो ना क्या चीज ग्रहण करता है। भाई पौधा दोनों ग्रहण करता है। पौधा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, क्योंकि सांस ऑक्सीजन ही ग्रहण करेगा। भाई ऑक्सीजन ही तो ग्लूकोज को तोड़ सकता है। ये कॉन्सेप्ट ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें रात में पौधे के जो ना पास नहीं सोना चाहिए। इसका मुख्य वजह समझिए बोला जाता है, इसलिए होता है मुख्य वजह कि दिन में पौधा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन का निर्माण करता है, जिसके कारण क्या आता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में बनती है। जो वायुमंडल में वहाँ पर रहिएगा तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा। लेकिन रात में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश तो रात में होता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन तो बनेगा नहीं। उल्टे क्या करेगा पौधा, रात में क्या, रात में उसको तो भोजन तो ऊर्जा तो चाहिए रात में भी, ठीक है। तो उस समय वो ऊर्जा बनाने के लिए वो क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता ही लेगा, कभी भी लेगा ये, ठीक ना, लेगा ही। लेकिन वो छोड़ता है क्या चीज है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा, क्योंकि वो ग्लूकोज को तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, जिसके कारण रात में क्या होता है, पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसलिए कहा जाता है। चलिए इसकी प्रक्रिया समाप्त हुई। अगला देखते हैं क्या चाहिए, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। चलिए इसके बारे में समझे ध्यान से। क्या क्या है, मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, ये मज्जा, अनुमस्तिष्क। चलिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आपका मध्य भाग है ना, मस्तिष्क अगला भाग हो गया, मज्जा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, अनुमस्तिष्क। पहले इसके बारे में पूर्ण रूपेण हम समझाते हैं, आंसर आप खुद भी समझ जाइएगा। समझे ध्यान से, मस्तिष्क जो होता है, समझे ध्यान से, 3 पार्ट में होता है। मस्तिष्क जो होता है 3 पार्ट में होता है, ठीक ना। एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, क्या होता है, एक अग्र मस्तिष्क, ठीक है, जिसको और दूसरा क्या होता है आपका मध्य मस्तिष्क, क्या होता है दूसरा, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है आपका पश्च मस्तिष्क। तीसरा क्या होता है आपका, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। चलिए देखते हैं, यह जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में 2 पार्ट होता है। अग्र मस्तिष्क में कितना पार्ट होता है आपका, 2 पार्ट होता है, ठीक ना। जिसको क्या कहते हैं, एक पार्ट क्या होता है, परामस्तिष्क, क्या होता है, परामस्तिष्क होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम क्या कहते हैं इसको हम, सेरिब्रम कहते हैं, ठीक ना। तो इसका काम क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। इसको जो है ना बुद्धि एवं क्या कहते हैं, इसको हम बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहते हैं। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहते हैं। देखिए बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र हम इसलिए कहते हैं क्या कि ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में क्या आता है, गायरस एवं सल्कस पाया जाता है। जिसके मस्तिष्क में, ठीक ना, गायरस एवं सल्कस की मात्रा बहुत अधिक होता है, तो वह व्यक्ति बहुत चतुर चालाक होता है, ठीक ना। जिसमें गायरस सल्कस की मात्रा कम होगा, वह क्या होता है, मंद बुद्धि का होता है, ठीक ना। इसीलिए क्या कहता है, अग्र मस्तिष्क में उपस्थित जो परम मस्तिष्क है, ठीक ना, इसको क्या कहता है, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहता है। और सबसे ये तीनों पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का ही होता है। इसको देखिए जब मस्तिष्क चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बहुत पूर्ण रूपेण इसको व्याख्या करके हम बताएंगे, लेकिन नॉर्मली अभी समझ जाइए इस चीज़ को, ठीक ना। उसके बाद इसी में देखते रह समझ लीजिए, प्रेम की भावना जो हो गया, ठीक ना, हंसना हो गया, ठीक है, भय हो गया, ये सब किस में प्रकट होता है आपका, यही पर मस्तिष्क ही इस चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक ना। तो अब देखिए ये अगर मस्तिष्क का एक और पार्ट होता है, इसको कहते हैं डायएन्सेफेलॉन। क्या कहते हैं, डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन, डायएन्सेफेलॉन में क्या चीज़ का होता है, नियंत्रण। समझिएगा ध्यान से, इसमें ताप का नियंत्रण होता है, इसमें दर्द का नियंत्रण होता है। देखिए मस्तिष्क का काम ही है नियंत्रित करना है किसी भी चीज़ को, ठीक ना। समझिए, देखिए दर्द का नियंत्रण होता है, उसके बाद क्या चीज़, इसको रोना का नियंत्रण करना पड़ता है, ठीक ना। ये 3 पार्ट होता है, ताप, दर्द और रोना। चलिए अब मध्य मस्तिष्क की बात आता है, तो देखिए मध्य मस्तिष्क का 2 ही काम होता है, एक आँख का नियंत्रण करना, किसका नियंत्रण करना, आँख का नियंत्रण करना, और कान का नियंत्रण करना। ये 2 चीज को नियंत्रित करने का काम, नियंत्रित करने का काम करता है कौन, आपका मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अब देखिए पश्च मस्तिष्क जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में समझिएगा ध्यान से 2 पार्ट होता है आपका, एक होता है अनुमस्तिष्क। क्या होता है, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को हम लोग क्या कहते हैं, सेरिबेलम। क्या कहते हैं, सेरिबेलम। अब याद रखिएगा ध्यान से, वह सेरिब्रम, ये हुआ सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये हुआ सेरिबेलम। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये अनुमस्तिष्क क्या करता है, सेरिबेलम क्या चीज करता है, यह शरीर के अंदर जो ऐच्छिक कोशिका होती है, ठीक ना, ऐच्छिक कोशिका, ऐच्छिक तंत्रिका, क्या
ऐच्छिक तंत्रिका मतलब या मांसपेशी कह सकते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां जो होता है, ठीक ना। तो ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करने का यह काम करता है। ऐच्छिक मांसपेशियां मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मेरा हाथ का मांसपेशी हमारी इच्छा के अनुसार से क्या हो रहा है, ये मुड़ रहा है, ठीक ना। अब देखिए कुछ शरीर के अंदर ऐसा भी है जो कि हमारी इच्छा से नहीं होता है, जैसे हृदय का धड़कन हमारी इच्छा के अनुसार से वो मांसपेशी सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, नहीं, ठीक ना। तो जिसपे हमारा नियंत्रण होता है उसको हम कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशी, ठीक ना। जिसपे नियंत्रण नहीं होता उसको क्या कहते हैं, अनैच्छिक कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक तरह समझिए इसको, एक और चीज कहा जाता है कि हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। भाई संतुलन बनाए रखता है तब ना, जैसे देखिए हमको किस कॉम्बिनेशन में खड़ा रहेंगे, हम धरती के नीचे ना गिरेंगे, धरती पे गिरेंगे नहीं, भाई पूरा इधर इधर टक जाते हैं, क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे। संतुलन बनाने का कौन काम करता है आपका, ये ऐच्छिक जो मांसपेशी पर करता है। चलिए यह किसका नियंत्रण करता है, ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। किसको, ऐच्छिक मांसपेशियों को लगातार बोलने के बाद ये समस्या आ ही जाता है। आप बोलना चाहिएगा कुछ और, मुंह से निकलेगा कुछ और। देखिए ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। और यह क्या आता है, शरीर का संतुलन भी करता है। बात वही हो गया, शरीर का संतुलन भी करता है। देखिए शरीर का संतुलन भी करता है, इसका मतलब क्या, बाद में किसी कहीं जो ना एकदम स्लाइटी जगह है, ठीक है, वहाँ फिसल जाते हैं, क्या करते हैं, तुरंत आप हाथ लगाते हैं। इस हाथ को कौन आदेश देता है, ये हाथ को कौन आदेश देता है कि हाँ हाथ लगाओ तब आप बच जाओगे, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, ऐच्छिक है, जिसके कारण हम क्या इच्छा के अनुसार से हाथ लगा के क्या किया, शरीर को हम संतुलित कर लिए, गिरने से बचा लिए। चलिए अनुमस्तिष्क हो गया। चलिए इसी का एक और पार्ट है आपका मस्तिष्क स्टेम। क्या है, मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम में दो पार्ट होता है। मस्तिष्क स्टेम में क्या होता है, दो पार्ट होता है। इसका एक पार्ट जो होता है, ये पहला पार्ट हो गया आपका पांस वेरुलाई। क्या हो गया, ये पांस वेरुलाई, ये पांस वेरुलाई। याद रखिएगा यही पांस वेरुलाई जो होता है, वो से वेरुलाई, वो से वायु, यही क्या करता है आपका, श्वसन का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है, आपका श्वसन का नियंत्रण करता है। यही आपका क्या करता है, आपका श्वसन का नियंत्रण करता है, यानी सांस की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपका पांस वेरुलाई। कौन करता है, आपका पांस वेरुलाई। मस्तिष्क सिस्टम में दूसरा पार्ट होता है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का एक और पार्ट क्या आता है, पश्च मस्तिष्क में क्या पता है आपका, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, अनैच्छिक जो है ना, अनैच्छिक मांसपेशी को नियंत्रित करता है। यानी हृदय किस प्रकार धड़केगा, रक्त का प्रेशर किस प्रकार से होगा, शरीर के श्वसन दर को समझे ध्यान से, शरीर के अंदर जो भी है, जैसे कि आपका इसका फेफड़ा का जो है मांसपेशी है उसको नियंत्रित करेगा। वैसा सब काम जो शरीर के अंदर होता है, ठीक ना, जिसपे मेरा नियंत्रण नहीं है, वह खुद ब खुद उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपका यह मेडुला ऑब्लंगेटा करता है, ठीक ना। चलिए इसको क्या कहते हैं हम, अनैच्छिक कोशिका हमेशा बोला जा रहा है, अनैच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण, अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, ठीक है, ठीक ना, समझिए ध्यान से। यही मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है, यहीं से क्या होता है आपका, ये जो मेरुरज्जु जो होता है, ये स्पाइनल कोड जिसको कहते हैं, यही मेडुला ऑब्लंगेटा से आपका निकलता है, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, नॉर्मली हम समझाने का कोशिश किए, क्योंकि इसका ये चैप्टर नहीं है, इसका चैप्टर में पूर्ण रूपेण बारी बारी से व्याख्या करेंगे। चलिए अब आपको ये मस्तिष्क का मध्य भाग के बारे में आपको पता चल गया। मध्य भाग क्या करता है आपका, ये नेत्र का और कान का करता है, और जो नियंत्रण। और मस्तिष्क का अगला भाग क्या करता है आपका, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है, क्योंकि उस पर गहरे सल्कस पाया जाता है, ठीक है। जिसमें अधिक पाया जाएगा गहरे सल्कस वो बुद्धिजीवी होगा, इसमें कम पाया जाएगा वह मद बुद्धि होगा। यह मज्जा जो है, यह लाल अस्थि मज्जा, यह क्या है, लाल अस्थि मज्जा का, यह श्वेत अस्थि मज्जा का, यह अस्थि मज्जा, यह क्या करता है आपका, रक्त निर्माण करने का काम करता है। चलिए अगला देखिए, डैश के छल्ले गले में मौजूद होते हैं, डैश के छल्ले। चलिए एक और चीज, हाँ, ये होता है आपका उपास्थि, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्टिलेज कहते हैं। उसी प्रश्न में फिर से चलते हैं, एक और जो फिगर जो हम बनाए हुए थे उसी फिगर पे चलते हैं। फिगर मिटाए तो नहीं थे, चलिए क्या बोल रहा था वो छल्ला जो होता है ना, छल्ले के बारे में बोल रहा था ना प्रसाद। डैश के छल्ले गले में मौजूद होते हैं, डैश के छल्ले गले में मौजूद होते हैं। यह जो गला, यहाँ से क्या होता है, मुंह का यहाँ से क्या शुरू हो जाता है आपका, गला शुरू होता है। क्या होता है शुरू, ये गला। गला में एक तरह समझिए ध्यान से, यहाँ एक छल्ला होता है, ये क्या होता है, एक छल्ला होता है इस प्रकार से।
यदि इस छल्ला को यदि आप गर्दन पे इस तरह से हाथ फेरिएगा ना, आपको महसूस होगा यह छल्ला। यह क्या होता है यह होता है कार्टिलेज का बना हुआ। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, यह उपास्थि का बना होता है। ठीक है, चलिए आप समझिए ध्यान से, यही कार्टिलेज का बना होता है। ये भी, ये कान भी, ये नाक भी, जो क्या होता है लचीला होता है। इसको दबिएगा देखिए लच जाएगा, लचेगा, अंदर दबेगा। चलिए अब उसके बाद की ये स्नायु। स्नायु क्या चीज होगी आपका, पहले देखिए अस्थिबंध जो है, दोनों के बारे में, स्नायु अस्थिबंध के बारे में बता दें, ठीक समझ ध्यान से। ये जो अस्थिबंध है, अस्थिबंध, इसको कहते हैं लिंगामेंट। क्या कहते हैं, लिंगामेंट। लिंगामेंट, यह लिंगामेंट क्या करता है, ये अस्थिबंध माना क्या करता है, अस्थि मतलब हो गया आपका हड्डी, ठीक ना, और बंध का मतलब हो गया बांधना, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, यह अस्थिबंध यानी लिंगामेंट क्या करता है कि हड्डी हड्डी को जोड़ता है। क्या करता है, हड्डी हड्डी को जोड़ता है। इसको आप एक तरह से ये जो लिखा गया स्नायु, या यही कहीं लिखा रहेगा स्नायु बंध। क्या लिखा रहेगा, स्नायु बंध। स्नायु बंध मतलब इसको कहते हैं टिंडन। क्या कहते हैं इसको, टिंडन। ये क्या करता है, ये एक तरह से मांस को हड्डी से जोड़ता है। किसको, मांस को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ये क्या कहलाता है आपका, टिंडन। चलिए एरियोलर के बारे में ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, अगला देखते हैं। ये बैक प्रश्न हो गया ना, हाँ चलिए अगला है फेफड़ों में श्वसन, गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। हम आपको बताए थे गैसों का आदान प्रदान कहाँ हो रहा था, आपको हम बताए थे। फिर से प्रश्न में चलते हैं। ये देखिए इसमें बहुत काम आएगा। देखिए गैस का हुआ, यहाँ से हवा जो है, हवा तो आराम से आ रहा था, यहाँ से नाक से आया, फिर ग्रसनी में आया, ग्रसनी के बाद क्या हुआ, इसमें ये ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया में आने के बाद ये तो हवा ही आ रहा था, कोई दिक्कत, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ था। ये ब्रोंकाई में आया, फिर ये सब ब्रोंकोलियस में आ गया, उसके बाद किस में आया, एल्वोलाई में आया। ये सब छोटा छोटा अंगूर इससे एल्वोलाई में आया। तो यही एल्वोलाई का फिगर हम यहाँ बनाए थे, तो मैंने एल्वोलाई में ही ना गैसों का आदान प्रदान हुआ, ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से बाहर निकला। तो आप देखिए अब एक तरह से माइंड में आपको भी सेट हो चुका होगा कि जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वहाँ कहाँ होता है, एल्वोलाई में। किसमें, एल्वोलाई, जिसको हम क्या कहते हैं, वायु कुपिका कहते हैं। ये फिगर यदि आप अच्छा से समझ गए हैं तो समझ लीजिए लगभग 80% आप जन श्वसन चैप्टर आप समझ गए। ये बस पार्ट को याद रखना है, ये नोवो चीज को याद रखना है, नोवो के काम को याद रखना है, बात खत्म। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या था कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। किस में होता है, देखिए ये कुपिका है ना, एल्वेली है ना, ये इसी में होता है। ठीक है, श्वास नलिका, ये क्या है, श्वास नलिका, जिसे क्या होता है, श्वास की हवा क्या होता है, गमन करता है। ये ट्रेकिया, ट्रेकिया समझिए, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया। अब ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बारे में आपको बताए थे कि जो ना ये वाला जो है फर्स्ट, ये 7 नंबर ये ब्रोंकाई हुआ, जो 5 भाग में बटा हुआ, इसको ब्रोंकोलियस कहते हैं। ठीक है, यानी हिंदी में इसको वायु कोष्ठक, और इसको इस सबको क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका कहते हैं। ये अंगूर जैसी संरचना जो इसको क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसी से लगभग सब खत्म हो जाएगा। मानव जाति में गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों और रक्त के बीच कहाँ होता है। बात वही हुआ, सेम प्रश्न वही हुआ, ठीक ना, सेम प्रक्रिया वही हुआ। वो कहाँ हो जाता है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, कुपिका में यानी एल्वोलाई में होता है। ठीक ना, श्वास नली में सिर्फ क्या होता है, हवा गमन करता है। श्वसन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बारे में बताए थे, अभी तुरंत बताइए, याद रखना बस, खाली इस चीज को खाली पॉइंट याद रखिएगा, ठीक ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर से समझिएगा ध्यान से, 1 नंबर नाक हो गया, ये ग्रसनी हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लैरिक्स हो गया, ये हो गया आपका ट्रेकिया यानी श्वास नली हुआ, ये हो गया ब्रोंकाई, और ये सब जो पार्ट बटा हुआ है ब्रोंकोलियस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये अंगूर जैसा संरचना जो गोल गोल है, इसी को हम कहते हैं एल्वोलाई या वायु कुपिका कहते हैं। देखिए इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक ना, इसका जो पार्ट का नाम याद रह जाएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, हवा यहाँ से सीधे हवा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, सब बस लास्ट में आकर के यहाँ पे जैसे आया वायु कुपिका एल्वोलाई में, वहाँ पे गैसों का चेंजिंग हुआ है, रक्त और ये नस और क्या हो गया, ये वायु कुपिका के बीच गैसों का आदान प्रदान हुआ। अन्यथा यहाँ तक तो सेम ही आया था, 78% ऑक्सीजन अथी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और जन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यहाँ तक तो सेम आता है, यहाँ तक आ जाता है सेम, मुँह से नाक से शुरू होकर के, कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे आकर के गैसों का चेंजिंग होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। हाँ, हृदय गति को देखिए, ये प्रश्न आपको जो है ना दे दिया है थी से, आपका रक्त परिसंचरण चैप्टर से दे दिया है, लेकिन आपको हम बता देते हैं, समझिए हृदय गति को नियंत्रित कौन करता है। हम लोग का शरीर है लगभग कम से कम, देखिए ऐसे तो माना जाता है अक्सर एग्जाम में आपका 72 होता है, ठीक ना, 72 बार कितना होता है, 72 बार प्रति मिनट, 72 बार धड़कना चाहिए, कितना बार, 72 बार। नॉर्मल कितना है, 72 बार जो प्रति मिनट, 1 मिनट में धड़कन कितना धड़कना चाहिए, 72 बार धड़कना चाहिए। वही यदि धड़कन धड़कने में कोई समस्या उत्पन्न होने लगता है तब पेस मेकर लगाया जाता है। नॉर्मली समझिएगा, जो भी ये हृदय जैसे है ये धड़कता क्यों है, इस हृदय में पाया जाता है SA नोड, ये जो इस हृदय है ना इसमें पाया जाता है SA नोड। SA नोड क्या करता है, समझिएगा ध्यान से,
ऐसे नोड यह करता है, एक तरह से यह करंट पैदा करता है। ऐसे नोड क्या करता है, करंट पैदा करता है। जितना बार ऐसे ऐसे करके जितना बार यह करंट पैदा करते जाएगा, यह क्या होगा, हृदय क्या होगा आपका, धड़कते जाएगा, धड़कते जाएगा। यह क्या होगा, करंट पैदा करना बंद कर देगा ऐसे नोड, ये धड़कना बंद कर देगा। बाय द वे यह सप्लाई कम करंट करने लगेगा, यह सप्लाई धीरे धीरे कम करने लगेगा, तो आपका हृदय का धड़कन घट जाएगा। 72 से घट करके 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 तक तो लगभग काम ठीक ठाक है, 50 से कम हो जाता है तो वही एक तरह से क्या होता है, ये ऐसे नेट को खराब हम करने लगते हैं, ये गड़बड़ा जाता है। वहीं अगर ऐसे नेट बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपका हृदय धड़कने लगता है, तो आप देखते होंगे कि आयरन सटाया जाता है। आयरन वाला इसे सटाता है, इसलिए सटाता है उसका, ताकि इसका जो धड़कन का जो ये पावर जो है ये क्या करे, कम करे, लिमिट अपना लाए, ठीक ना। उसको कम करने के लिए आयरन सटाते हैं। और वहीं अगर दी जो है ना, मतलब किसका धड़कन को जो गति को कम करने के लिए आयरन सटाते हैं ताकि कॉम्बिनेशन बने। और वहीं अगर दी ये 72 के जगह पे 50 से कम धड़कने लगता है लगभग, तब उस समय क्या करता है कि ऐसे नोड के जगह पे दोसर लगाते हैं। तो ये ऐसे नोड भी एक तरह से क्या है, ये पेस मेकर ही है। नॉर्मली समझिएगा, इसको हिंदी में समझिए, पेस मेकर। पेस मतलब हो गया आपका गति, पेस मतलब क्या हो गया, गति। मेकर मतलब क्या होगा, निर्माण करना, बनाना, ठीक ना, यानी गति को निर्माण करने वाला। ये ऐसे नोड भी गति का निर्माण कर रहा था हृदय में है। तो ये जो ऐसे नोड को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पेसमेकर। क्या कहते हैं इसको हम, प्राकृतिक पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। वही आपका यह जो उसके बाद अगर यह ऐसे नोड काम करना बंद कर दिया, तो आपको करंट पैदा करने वाला चाहिए तो हृदय को, तब ना हृदय एकदम पंप करेगा। और हृदय पंप क्यों करता है, वह रक्त को क्या करता है, जो शुद्ध रक्त उसको भेजता है और शुद्ध रक्त को खींचता है। बस मुख्य काम यही है हृदय का। लेकिन उसको भेजने के लिए कोई चीज कोई पाइप है, ठीक ना, उसमें बगदी देखते हैं जो मोटर आप चलाते हैं, मोटर क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है। तब क्या होता है, पाइप से क्या होता है, पानी ज्यादा जाता है। जितना अधिक प्रेशर मोटर पे क्रिएट करेगा उतना तेजी से पानी जाता है। उसी तरह से यह हृदय भी क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। अब इसको प्रेशर क्रिएट करने के लिए इसको धड़कना पड़ता है, ठीक ना, एक तरह से पुशअप होना पड़ता है। तो वो जब तक ये काम कर रहा है तो ठीक है, यह काम करना बंद कर देता है, या इलेक्ट्रिक करंट एक तरह से पैदा करना बंद कर देता है, तो हम लोग ये अलग से कृत्रिम रूप से बनाते हैं पेसमेकर, ठीक ना। उसको क्या करते हैं, करंट पैदा करने के लिए यहाँ लगा देते हैं। ये लगता है कहाँ पे, ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी, ठीक ना, इसी हड्डी में लगाते हैं, ठीक ना, इसी हड्डी में लगा दिया जाता है। इसको एक तरह समझिए ध्यान से, यदि बोन चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताया इसके बारे में। इसको क्या कहता है, आपका ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ठीक ना। इस हड्डी में लगा देते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं इस बैटरी को। उसके बाद ये करंट पैदा करते रहता है और ये क्या होता है, हृदय क्या होता है, धड़कते रहता है, ठीक है। यही क्या है, आपका पेसमेकर है। भगवान हमको ऐसे नोड के रूप में प्राकृतिक रूप से पेसमेकर दिया है। अगर ये काम अपना सही से नहीं करने लगता है, तब जाकर हम लोग कृत्रिम रूप से लगाते हैं। कृत्रिम रूप से लगाने से दिक्कत क्या चीज़ का होता है, जहाँ करंट वाला क्षेत्र है, ठीक ना, हम लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। पसंद क्या कीजिएगा, जाना ही नहीं पड़ेगा तो जाइएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे कोई तरह जहाँ शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ, ठीक ना, किसी तरह से विद्युत क्षेत्र के कनेक्शन में आने से इसमें कोई समस्या हुआ, आपका हार्टे काम करना बंद कर देगा। काम काहे करना बंद करेगा भाई, करंटे देना बंद कर देगा तो काम करना बंद नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है, जिसको भी एक तरह पेस मेकर लगाता है उसको क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र से क्या कहता है, उसको दूर रहने के लिए कहता है, ठीक है। चलिए पेस मेकर आप समझ चुके होंगे। अब देखिए क्या है ईसीजी, क्या है ईसीजी, ईसीजी यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या हो गया, इलेक्ट्रो ELECTR, इलेक्ट्रोकार्डियो, ठीक ना, ग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या चीज़ है, इलेक्ट्रो मतलब यह नहीं लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा है, तो करंट पैदा कर रहा है, ठीक ना। कार्डियोग्राम इसका मतलब, कार्डियो मतलब कार्डियो वर्ड किसके लिए यूज होता है, कार्डियो वर्ड यूज होता है आपका हृदय के लिए, ठीक ना। आप जो ना ये पल देखिए एक तरह से पुलरा वर्ड जो होता है वो आपका यूज होता है इसके फेफड़ा के लिए, ठीक ना। समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये क्या चीज़ करता है, ये एक मशीन होता है, ये चेक करता है कि आखिर ये कितना इम्पल्स पैदा कर पा रहा है। ये ऐसे नोड जो है वो कितना इम्पल्स पैदा कर पा रहा है, ठीक ना, कितना एक तरह से करंट पैदा कर पा रहा है। जैसे देखते होंगे कि ऐसे ऐसे करके देखते होंगे चलता है ग्राफ, ठीक ना। जब बोलता है अगर ये ग्राफ सीधा हो गया तो आदमी मर गया। सीधा होना मतलब क्या कि ये करंट जो सप्लाई कर रहा है, ठीक ना, यदि करंट सप्लाई करता है तो ये क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। इसी चीज़ को नापा जाता है कि हाँ जो हृदय जो है ना कितना गति से धड़क रहा है, इसको किस प्रकार से करंट मिल पा रहा है। इस चीज़ को जांचने के लिए क्या होता है कि जो है ECG जांच होता है। अब ECG जांच होने के बाद पता चल होता है कि हाँ इसमें जो है ऐसे नोड में समस्या आ गया है, ये करंट सही से नहीं पैदा कर पाता है, तब उसमें क्या लगाते हैं, पेस मेकर लगाते हैं। चलिए श्वास यंत्र के बारे में समझिएगा ध्यान से। तो यदि प्राकृतिक रूप से तो टोटल चीज देवे क्या, ब्रोंकिया व ब्रोंकोलियस व जितना भी शरीर के अंदर जो भी सांस प्रक्रिया चल रहा है सांस यंत्र है, ठीक ना। लेकिन यदि कृत्रिम रूप से देखिएगा तो आप देखिए इसका वेंटिलेटर का नाम सुने होंगे, ठीक ना। तो उसमें क्या चीज होता है समझिए ध्यान से, फिर इसी में आते हैं हम वेंटिलेटर। देखिए ध्यान से, वेंटिलेटर में होता है क्या चीज़ कि ये जो हम लोग का जो एल्वोलाई होता है ना, ये एल्वोलाई यदि किसी कारणवश किसी बीमारी से ज़्यादा अत्यधिक स्मोकिंग कर रहे हैं, या कोरोना के समय भी क्या हुआ था, ये जो
एल्वेलाई जो है यह क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद क्या होता है, इसका छिद्र बहुत बंद हो जाता है। अब छिद्र कहीं बंद हो गया है तो उसको, अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन तो यहाँ पहुंच रहा, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पहुंच रहा था, लेकिन इसका जिससे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पहुंच रहा था, छिद्र इसका बंद हो गया था, तो इसमें अंदर प्रवेश होने के लिए बहुत दिक्कत होता था, उसमें और प्रेशर का जरूरत पड़ता था। वो वेंटिलेटर क्या करता था, वही काम कर रहा था, प्रेशर दे करके क्या कर रहा था, जो ना ऑक्सीजन को फेफड़ा के अंदर घुसाता था, ये एल्वेलाई के अंदर घुसा करके रक्त में डालता था, और उसी प्रेशर से क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने का काम कर रहा था। इसका मतलब ये हो गया था आपका एल्वेलाई क्या होता, ये कमजोर हो गया था। वो क्या हो रहा था, सही रूप से इसका छिद्र काम नहीं कर पा रहा था, बहुत छिद्र बंद हो जाता था। ऐसे भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको कोरोना काल में ही जो अत्यधिक जो भी स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उसका भी यही एल्वेलाइज का प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। ये एल्वेलाई क्या आता है, ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान का जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें दिक्कत होने लगता है, ठीक है। जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक तरह से या तो ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन इसलिए लगाते हैं ताकि जो 21% जो आ रहा था ऑक्सीजन, कितना प्रतिशत, 21% आ रहा था, इसका प्रेशर और बढ़े, कुछ और अधिक परसेंटेज मात्रा में आए, ठीक ना। तब जो यदि परसेंटेज मात्रा यदि अधिक होता है, इसका प्रेशर अधिक होगा, तब ऑक्सीजन क्या होगा, पार कर पाएगा। बस यही मुख्य उद्देश्य होता है वेंटिलेटर का बोलिए या ऑक्सीजन जो सिलेंडर लगाते हैं उसका भी। अगला देखिए, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है। तो आपको हम बताए थे, देखिए अगली क्या है, 90 बीट प्रति मिनट, ना ये गलत है, 2 बीट प्रति सेकेंड। अब देखिए 2 बीट अगली प्रति सेकेंड, तो 60 सेकेंड में कितना बीट हो जाएगा, 60 सेकेंड में हो जाएगा 120, तो ये भी नहीं। 90 भी जो था वो, 97 जो था वो भी नहीं, ठीक है। 80 से 90 ये भी नहीं, ठीक ना। 80 से 90 वाला क्या है, ये भी नहीं। अगला कौन है, 70 से 80, हाँ 70 से 80 चल सकता है लगभग, वैसे तो 72 होता है ना, 72 बीट क्या होता है प्रति मिनट, ठीक ना। तो 72 चल सकता है, 72 हो गया, फिक्स हो गया। यदि 72 से यदि 70 से 80 है तो लगभग एवरेज में यह सही है। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। अब नॉर्मली समझिएगा, इसका यदि आपको आकलन करना है तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत ऑक्सीजन जो समझिए ध्यान से, ये ऑक्सीजन लगभग 65% पाया जाता है। देखिए ऑक्सीजन का जो शरीर के अंदर जाने का बहुत कारण, जैसे देखिए आप श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पहला पार्ट तो यह होता है। उसके बाद अब जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में क्या ग्रहण करते हैं, जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, वो पचने के बाद क्या बनता है आपका, ग्लूकोज। क्या बनता है आपका, ग्लूकोज। ग्लूकोज भी क्या होता है, देखिए C6H12O6, ऑक्सीजन गया ना, इसके माध्यम से भी ऑक्सीजन गया, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना वसा जो यूज करने के बाद क्या निकालते थे, जैसे देखिए वसीय अम्ल जो होता है, ठीक ना। वसीय अम्ल क्या था, HCOO जैसे था, ठीक ना। इसमें भी क्या होगा, 2 ऑक्सीजन जा रहा है, उसमें भी जाता है। प्रोटीन जो होता है उसमें भी जाता है, ठीक ना। प्रोटीन में भी देखिए, प्रोटीन में क्या था आपका, अमीनो अम्ल, क्या था, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में क्या हो जाएगा, NH2CHRCOOH, देखिए इस माध्यम से भी ऑक्सीजन गया, ठीक है ना। बहुत प्रकार का माध्यम है तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जाने का, जिसके कारण ऑक्सीजन का मात्रा बहुत अधिक होता है। और अब जो जल भी पीते हैं, क्या पीते हैं, जल जो ग्रहण करते हैं, ठीक ना, उसमें भी क्या है, H2RO, इसमें भी ऑक्सीजन आपका जा रहा है। श्वास जो लेते हैं, श्वास के माध्यम से भी क्या होता है आपका, ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हैं। तो इसलिए क्या आता है, ऑक्सीजन का मात्रा सबसे अधिक होने का यही रीजन होता है। कितना प्रतिशत होता है आपका, लगभग 65% होता है। चलिए उसके बाद कैल्शियम का मात्रा लगभग 3% के आसपास होता है। इसका परसेंटेज नहीं पूछा जाता ज़्यादा, सब में मैक्सिमम किसका हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन क्या है, मतलब क्या आ गया कि वायु की उपस्थिति में हुआ श्वसन। चलिए अब इसकी उपस्थिति के बारे में हम समझाते हैं, वायवीय श्वसन क्या चीज़ है। देखिए ध्यान से, ये जो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ये क्या हो गया आपका, ग्लूकोज। क्या हो गया आपका, ये ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का क्या आता है, ये कोशिका द्रव, किसमें, कोशिका द्रव में जैसे ये प्रवेश करता है, यानी कोशिका के अंदर जैसे प्रवेश करता है, यह पाइरूवेट में विखंडित हो जाता है, यानी इस सब हो जाएगा आधा में। कार्बन 6 गो छात्र हो जाएगा इसमें 3 में, हाइड्रोजन 12 गो था तो उसमें क्या हो जाएगा 6 में, ऑक्सीजन 6 गो था तो क्या हो जाएगा 3 में। इसको हम क्या कहते हैं, पाइरूवेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइरूवेट कहते हैं। इसी पाइरूवेट को अगर यदि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा ना, क्या हो जाएगा, इसको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो इसको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है, यानी ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। तो ये क्या बनाएगा, आपको बताए थे, ये क्या बनाता है, ATP के रूप में ऊर्जा बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस
जल बनाता है। सबसे अधिक देखिए जितना अत्यधिक ऑक्सीजन होगा, ठीक ना, जितना अधिक ऑक्सीजन होगा उतना अच्छा तरह से ग्लूकोज टूटेगा, ठीक ना, और जितना अच्छा तरह से ग्लूकोज टूटेगा उतना क्या होगा, आपको अधिक ऊर्जा मिलेगा। तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है, यानी पूर्ण रूपेण से ऑक्सीजन को तोड़ा जाता है, इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा यही देती है। कितना ये देती है, 36 ATP ऊर्जा देती है। कितना, 36 ATP। उसके बाद अभी क्या था, ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा था, कहाँ मिला था इसको, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब वहीं अगर दी जाए मांसपेशी की बात आएगा, किसमें, मांसपेशी में, मांसपेशी का जैसे बात आएगा तो उसमें क्या हो जाता है मांसपेशियों में कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, O2 की कमी हो जाती है। जैसे कमी होगी तो उस समय क्या बन जाएगा, इसका लैक्टिक अम्ल, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। एसिड या लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यही लैक्टिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, आपका मांसपेशियों में दर्द पैदा करता है। अत्यधिक रनिंग करने के बाद, बहुत अधिक जब रनिंग कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कोशिका होता है, मांसपेशियों में उपस्थित कोशिका जो होता है उसके पास ऑक्सीजन से भरपूर मात्रा में पहुंच नहीं पाता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, वहाँ पर कमी हो जाता है, जिसके कारण यह क्या करता है, रिएक्शन करके किसका निर्माण करता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। यही लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, हम लोग का सर पैर उड़ क्या होता है, दर्द करता है रनिंग करने के बाद। चलिए, जो मुख्य चीज़ है उस चीज़ पे फोकस करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। अगला देखते हैं, ठीक ना। अगर यदि ऑक्सीजन एकदम से ना हो, ऑक्सीजन नहीं हो, तो वो घटना कहाँ होता है, यीस्ट में। क्या होता है, यीस्ट में, यीस्ट में, ठीक ना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ना यीस्ट के साथ पायरुवेट का रिएक्शन कराता है, क्या बनता है आपका, इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, यह क्या बन गया, आपका शराब बन गया। हम आपको एक बात पहले भी बताए थे जब हम बता रहे थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि एक उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था, जैसे कि एक ग्लूकोज जो था, यदि ग्लूकोज 6 जो था उसको अगर यदि यीस्ट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, यीस्ट की उपस्थिति में, ठीक ना, यीस्ट की उपस्थिति में इसलिए बोला था, यीस्ट में कौन सा एंजाइम पाया था, जाइमेज एंजाइम पाया, तो वही इसको तोड़ता है यीस्ट की उपस्थिति में, ठीक ना। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाता है, आपका शराब बनता है। क्या बनता है, शराब बनता है। इसलिए ग्लूकोज को शराब वाली शर्करा भी कहा जाता है। चलिए चलिए, एक तरह से इसका कहानी खत्म हो चुका है, लेकिन हम कुछ एक और हम प्रश्न जो एक्सटर्नल इसमें जोड़ना चाह रहे थे उस प्रश्न पे हम आते हैं। चलिए, अक्सर एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है, वो गैसों से संबंधित है, तो उसमें हम लेकर चलते हैं कि ठीक ना, कि जो गोताखोर जो होता है, गोताखोर अपने साथ O2 के जगह N2 ना ले जाकर, N2 ना ले जाकर, N2 ना ले जाकर HE ले जाता है, HE ले जाता है। क्यों, समझिए ध्यान से कि गोताखोर जो होता है, ऐसे देखिए हम लोग के बॉडी में क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन जाता ही है, ठीक है, सांस लेते हैं तो पूर्ण रूपेण यदि 100% हम ऑक्सीजन ले लेंगे तो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से, बाय द वे 100% ऑक्सीजन हो जाएगा। जब 100% ऑक्सीजन होगा, जितना ग्लूकोज होगा उसका बहुत जल्दी से टूटना होगा। कारण समझिएगा ध्यान से, देखिए ये ग्लूकोज जो 6H12O6 जो है, इसमें यदि ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो आपका जो ATP बना रहा था, ठीक ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बना रहा था, साथ में क्या बनाता है, ये उष्मा भी बनाता है। क्या बनाता है, ये उष्मा भी बनाता है, ठीक ना। आप बात बताइए, अगर यदि 100% ऑक्सीजन घुस जाएगा पूरे सभी कोशिका के पास, बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन घुस जाएगा, तो एकाएक क्या हो जाएगा, जो है ग्लूकोज का बहुत अधिक मात्रा में खंडन होगा, बहुत अधिक मात्रा में खंडन होगा, तो उष्मा भी उधर बनेगा, बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होता है, आपके बॉडी में आग लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें 100% ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, कुछ एवरेज में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एवरेज में देखिए क्या चीज़ हम लेके जाते हैं, हम लोग का तो बॉडी क्या क्या चीज़ ग्रहण करता है, बॉडी में क्या चलता है, नाइट्रोजन चलता है, ऑक्सीजन चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड चलता है और अन्य गैस चलता है, ये 3 चीज मुख्य रूप से चलता है। लेकिन वही बोल रहा है कि जब गोताखोर यदि समुद्र के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, इस नाइट्रोजन को एग्जिट कर देता है, नाइट्रोजन को साथ में नहीं लेता है सिलेंडर में। ऐसा क्यों, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन तो अनिवार्य है ही, ऑक्सीजन तो कहीं जगह था अनिवार्य, लेकिन नाइट्रोजन को क्यों नहीं लेता है, कारण समझिएगा ध्यान से। नाइट्रोजन क्या चीज करता है, पहले समझाते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, देखिए कोई बात भी गोताखोर रही है, ठीक है, ठीक है, गोताखोर इधर, ठीक ना। अब समझिएगा ध्यान से, इसके ऊपर क्या आता है, पानी का दबाव बहुत अधिक होता है, समुद्र का जो पानी का होता है उसका दबाव बहुत अधिक होता है। ये जो दबाव उसके ऊपर जो पड़ता है, तो इसके फेफड़ा में जो उपस्थित जो नाइट्रोजन, जैसे देखिए नाइट्रोजन से अगर सिलेंडर में है, ठीक ना, तो वो नाइट्रोजन अगर दी जाता है तो आपको क्या बोले थे, ऑक्सीजन को जो है, तो ऑक्सीजन के सिवाय एल्बोलाई जो था उसको कोई नाइट्रोजन पार नहीं कर पा रहा था, वहाँ से रिटर्न हो जा रहा था। हम आपको बताएं इस चीज़ को, चलिए देखते हैं उस चीज़ को। देखिए
हम आपको बताए थे कि ये जो एल्बोलाई था, एल्बोलाई में क्या था, नाइट्रोजन आता था, पार हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वही यदि गोताखोर समुद्र के अंदर बहुत चला जाएगा तो उस समय उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना उसका समुद्री जल का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन भी की करेगा कि रक्त का जो कोशिका जो होता है, ठीक ना, रक्त कोशिका कहते हैं, रक्तवाही का ये जो नस जो होता है इसमें नाइट्रोजन भी प्रवेश कर जाएगा। अब नाइट्रोजन प्रवेश कर जाएगा तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, रक्त के साथ गमन करना शुरू करेगा, ठीक ना, रक्त के साथ गमन करना शुरू कर देगा। लेकिन दिक्कत क्या चीज होता है कि जब तक वो अंदर जा रहा है तब तक कोई टेंशन नहीं है, नाइट्रोजन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जा रहा है। लेकिन हाँ, जैसे ही वह गोताखोर क्या आता है जो सतह से ऊपर निकलता है, जैसे देखिए कि जैसे देखिए कि यह एक तरह से सतह, मुख्य सतह हो गया, यह एक मुख्य सतह हो गया, ठीक ना। जैसे यह गोताखोर इस सतह से ऊपर जाएगा तो उस समय क्या होता है कि यही नाइट्रोजन जो रक्त में घुला हुआ रहता था, ठीक ना, तो वो नाइट्रोजन क्या करता है कि जो नस जो होता है, नस की जो है ना, नस को छिद्र करते हुए क्या होता है, शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है वो नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब वो जो बाहर निकलने लगता है छेद करते हुए, तो वो क्या करता है, शरीर में बहुत अत्यधिक पीड़ा देता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है शरीर में, समझे ना, जिसके कारण क्या आता है, ये गोताखोर का क्या आता है, मौत भी हो सकता है। इसलिए क्या करता है कि नाइट्रोजन को क्या करता है, जो भी गोताखोर साथ में नहीं लेके जाता है, क्यों, क्योंकि अत्यधिक प्रेशर पे क्या होता है, वह रक्त में मिल जाता है, किसके माध्यम से, एल्बोलाई के माध्यम से रक्त में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, वह हीलियम को साथ में लेके जाएगा तो ये क्या होगा, इस पर कितना भी प्रेशर हो जाए वह क्या होगा कि वह रक्त में नहीं मिलेगा, एल्बोलाई की दीवार को पार नहीं करेगा, ये पार कर देता है। इसलिए क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ गोताखोर किसको लेके जाता है, हीलियम को ले जाता है। उसी में एक और चीज प्रश्न होता है, कोई पर्वतारोही जो है ना, पर्वत पे कोई पर्वतारोही जो होता है, समझिएगा ध्यान से, कोई पर्वतारोही O2 के साथ क्या ले जाता है, क्या ले जाता है, देखिए लेके जाना तो जरूरी है कुछ ना कुछ चीज़ को, लेकिन हाँ O2 भी अनिवार्य है। O2 देखिए कहीं भी आपको ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा, कहीं चलिए ऊर्जा शरीर में चाहिए, और ऊर्जा शरीर में कौन देगा आपको, ऑक्सीजन तोड़ेगा ग्लूकोज को, तब आपको ऊर्जा मिलेगा। ऑक्सीजन तो फिक्स है, और ऑक्सीजन के साथ क्या चाहिए आपको, हम क्या बोले थे, नाइट्रोजन क्या होता है, हाई प्रेशर के कारण, किसके प्रेशर कारण, हाई प्रेशर के कारण रक्त में घुल जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर जब लो प्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ध्यान से, यह शरीर क्या है, सतह धरातल है, ठीक ना, बाद में एक तरह से क्या है, एक पर्वत है, ठीक ना। ये जो है पर्वतारोही यहाँ पे कहाँ आ गया है, यहाँ पे चढ़ गया, ठीक ना, यहाँ पे चढ़ेगा, जितना भी सतह से ज्यों ज्यों ऊपर चलते जाइएगा, ज्यों ज्यों आप ऊपर चलते जाइएगा, आप पे क्या होगा, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, समझ देखिए, पृथ्वी थी, जल के अंदर क्या होता है, वो जल का दबाव होता है, ऊपर हवा में है तो इसका वायुमंडलीय दबाव होता है। ज्यों ज्यों धरातल से ऊपर जाते जाइएगा, आपके वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, आप पे कम पड़ेगा, प्रेशर आप पे क्या होगा, वायुमंडलीय दबाव का कम पड़ते जाएगा। अब कम पड़ रहा है दबाव तो इसको कोई टेंशन है, नाइट्रोजन को कोई टेंशन नहीं, अधिक दबाव के कारण बेचारा अंदर चल गया था, है कम प्रेशर में इसको कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर किया तब चल गया। तो अब जैसे वायुमंडल जैसे जाते हैं ऊपर जाते हैं, क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव कम था तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आप लेके जा सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो पर्वतारोही होता है ऑक्सीजन के साथ क्या लेके चल जाता है, आपका नाइट्रोजन लेके जाता है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो बच्चा जो बैलून से फुलाता है, ठीक ना, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, उसमें देखिए वैसा गैस भरा जाता है जो क्या होना चाहिए, हवा से हल्का होना चाहिए। ज़्यादातर इस्तेमाल उसमें किसका होता है, हीलियम का होता है। और कहीं कहीं हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन क्या चीज़ है, ये ज्वलनशील है, क्या होता है, यह ज्वलनशील है, जिसके कारण क्या होता है, हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, एक तरह से यह आग भी लग सकता है। जैसे देखिए हवा या तरह से उसमें कोई तरह आग लग जाए, कोई मीटर हो जाए, उसमें आग लगने का संभावना ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए क्या होता है कि इसको कैंसिल किया जाता है, हीलियम को भरा जाता है। चलिए आज का लगभग इतना खत्म, कल जो है ना शोषण चैप्टर का जो है ना कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद।